जिनके पास वर्क वीज़ा है और वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो थोड़े घबरा गए हैं। उनको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमें पकड़ दिया जाएगा और ऑफलोड कर दिया जाएगा। जो लोग लेजिटिमेट ट्रैवलर हैं, लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं, उनको किसी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं है। वो स्टिकर जो प्रोटेक्टेड वीज़े का होता है, मैंने देखा कि वज़ीर दाखिला साहब ने वो स्टिकर चेक किया और उन्होंने उनसे पूछा कि स्टिकर आपने कहाँ से लगवाया। व्हाट इज़ दैट स्टिकर जो प्रोटेक्टेड वीज़ा के ऊपर लगता है, लोगों को पता चलना चाहिए। ये चीज ऐसे नहीं है कि हमने कहीं सोचा और कर दिया, इसके पीछे पूरा एक इन्वेस्टिगेटिंग मैकेनिज्म है। ऐसे लोग डिपोर्ट होते हैं, पकड़े जाते हैं एक्टिविटीज में। जब उनको चेक किया जाता है कि किस जॉब परमिट पे गए हैं, तो अंदाजा होता है कि ये फेक कंपनीज हैं, लोगों को वीजा वर्क परमिट्स भेज रही किसी है। को वीज़ा आ गया है, आ गया, उसने जाना है और वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाले के पास जाएगा और उससे अपने वीज़े का को प्रोटेक्ट करवाएगा। जिन लोगों के पैसे चले गए वो क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था कि हम उनको रीइंबर्स करवा के देंगे, हम वो पैसे वापस दिलवाएंगे, क्या ऐसा कुछ होगा? मैं पिछले अगर 5 से 6 महीने का अगर फिगर बताऊं तो तकरीबन हमने 190 मिलियन के करीब लोगों को उनकी अमाउंट सिर्फ और सिर्फ अपनी इंक्वायरीज और अपनी एफआईआर में लोगों को वापस दिलवाई है। लोग सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो ये उन्हें मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, स्पेशली इमिग्रेशन को लेके या मुल्क से बाहर भेजने के नाम पे, तो FIA से रब्ता करें, आप उनकी मदद करेंगे 100%, बल्कि इससे आगे एक स्टेप हम चले गए हैं। आप लोगों को क्यों आना पड़ा ग्राउंड पे? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दिस अ रूटीन प्रोसेस, ऐसा कोई नई इतनी चीज बड़ी सारी हायरार्की को एयरपोर्ट्स पे जाना पड़ा, देखना पड़ा, ये क्यों, ये नौबत क्यों है? इसका मतलब नीचे लोग काम ठीक नहीं कर रहे। एक आदमी जो ऑफिस में बैठ के फैसले कर रहा है, ही वांट्स टू गो आउट एंड सी द थिंग्स प्रैक्टिकली। मैं इस पे इसको डिफेंड कर रहा था इस चीज को कि ये बहुत अच्छी चीज है, रोका जाना चाहिए। ऑफलोड कर रहे हैं, मुल्क की बदनामी होती है, लेकिन उन्होंने कहा हमने पैसे दिए, हम चले गए, तू हमें रोक के दिखा दे। अगर कोई आउटसाइडर या हमारा बंदा पैसे लेता है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए आप। जैसे किसी ने कंपनी बनाई, 16-17 वीजे उसने निकलवा लिए, अब वो 16-17 वीजे उसने बेचने हैं, वो बेच रहा है पाकिस्तानियों को यहाँ पर, और पाकिस्तानी यहाँ से जाके किसी और जगह पे काम करेंगे, उसके पास काम नहीं करेंगे। क्या बुराई है इसमें? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं जो अचानक से बंदे भेज दिए जाते हैं और वो कामयाबी से हमारे यहाँ से निकल भी जाते हैं। हमसे ये सवाल क्यों पूछा था कि आप पहली बार क्यों बाहर जा रहे हैं? जब मैंने वीजा ले लिया तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? रिटन ऑब्जेक्शन देते हैं आप जब किसी को रोकते हैं ऐसे? तो वहां पे जिस बंदे को रोका जाता है उसको भी सारी चीजें बताई जाती है, रिटन दी जाती, एट टाइम्स दी जाती है, फिर डिमांड्स वर्बली उनको बताया जाता है। डंकी लगा के चले गए। एजेंट है, वो एजेंट उनको ब्लैकमेल करता है कि ये तुमने बताया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इनको कैसे रेस्क्यू बैक किया जाए और ये लोग किस कॉन्फिडेंस से आपके पास आए? इसमें जो विक्टिम है, चाहे वो इनके साथ बेचारा कहीं भी पहुंच गया, उसको इस्तिस्ना हासिल है। लोग यहाँ से जा रहे हैं, उम्रा का टिकट है, वैलिड वीजा है, हर चीज ठीक है, और अब वो जाएगा वहां जाके उम्रा करेगा, उनको भी ऑफलोड किया गया बहुत सारों को। आप मुझे एक सवाल कैसे कर रहे हैं? अगर आपने मुझे बुलाया तो आपने स्टडी किया होगा। जी ऐसे ही। आप यहाँ कल किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, आप उसके प्रोफेशन के बारे में और कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है तो इंसिडेंट पे आप जी रिसर्च करेंगे, तब आप एक अच्छा सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो इशू पे हम बात करना चाहते हैं, स्पेशली दिल की बात, मैं अपने दिल की बात आज पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल जो मैंने दिल के पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि एयरपोर्ट की फुटेजेस आ रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसमें हमने देखा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ आप भी कुछ फुटेजेस में नज़र आए हैं। वहाँ पर आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपके पास ये वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, और वर्क वीज़े के ऊपर तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरह की चीज़ें हैं। इन सारी बातों के बाद जिनके पास वर्क वीज़ा हैं और वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, वो थोड़े घबरा गए हैं। उनको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमें पकड़ दिया जाएगा और ऑफलोड कर दिया जाएगा। फिर एक और मोहसिन साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि रोज़ 50 से 60 लोग ऑफलोड किए जा रहे हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ हर जो आदमी है वो चाहता है कि मुल्क से जाके बाहर पैसे कमाए, तो ऐसी सूरत हाल में एक तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल पैदा हो गई है मासस के अंदर। तो पूछना चाह रहे हैं ये हो क्या रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। टॉपिक बहुत अहम है, आपके दिल के करीब है तो हमारे भी दिल के करीब है, क्योंकि इसलिए कि लोगों की ख्वाहिश है कि वो बेहतर से बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर से बेहतर अपनी फैमिली की प्रोग्रेस के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में अच्छा कर पाते हैं तो ठीक, नहीं तो बाहर के मुल्कों में जाएँ, अच्छा कमाएँ, अच्छा लाएँ, अपने बच्चों अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सबसे पहले मैं कुछ फिगर्स बताना चाहूँगा आपको, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर हमने फिगर्स पे बात करनी है तो पहले एनालिसिस करना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। चूँकि इंसान की ज़ुबान और एनालिसिस तो शायद सही या गलत हो सकता है, बट जब आप फिगर्स और फैक्ट्स पे बात करते हैं तो डेफिनेटली एक बेस स्ट्रॉन्ग बनती है आपकी। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम एयरपोर्ट्स पे, जो इंटरनेशनल हमारे एयरपोर्ट्स हैं, इस पे अगर इस साल का जायज़ा लिया जाए, तकरीबन 2 करोड़ और 5 लाख लोग ऐसे हैं अब तक जो इस मुल्क में दाखिल हुए या इस मुल्क से चले गए।
इसमें से निस्फ इतने लोगों की है जो बाहर से इस मुल्क में आए, और तकरीबन इतने ही वो लोग हैं जो पाकिस्तान से अब्रॉड ट्रैवल किया विद अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ सम परसेंटेज। और तकरीबन 4 मिलियन के करीब इसमें से, आप जो ये 20-21 मिलियन की मैंने फिगर लिया, आपको बताया 2 करोड़ प्लस का, इसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो फॉरेनर्स हैं, जो इस मुल्क में आए या इस मुल्क से बाहर चले गए। इसी तरह मैं अगर आपको वर्क परमिट की बात करूं तो तकरीबन पिछले जो हमारे फिगर्स हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कमीशन के, उसके लिहाज से तकरीबन 7 लाख के करीब लोग इस साल जो हैं डिफरेंट वर्क वीज़ा पे इस मुल्क से बाहर गए हैं और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जॉब्स कर रहे हैं और अपनी वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं। ये वो फिगर्स हैं जो कंप्यूटराइज फिगर हैं, जिसमें हर चीज़ का पासपोर्ट्स लेके हर चीज़ का डाटा फीड इन है। अब जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर गए या वापस आए, उनमें एक फिगर है कोई 55,000 लोगों का। तकरीबन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर गए लेकिन किसी ना किसी वजह से, चाहे वो किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी का शिकार हुए या उनके वीज़ा भी ठीक थे, डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन थे, बट जहां वो गए उन मुल्कों ने अपनी वीज़ा इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत उनको अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हीं मुल्कों ने अपना वीज़ा उनको दिया हुआ था, तो वो लोग वहां से वापस डिपोर्ट कर दिए गए। 55,000 के वैसे लोग हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान ऐसे लोग हैं तकरीबन जो वहां से डिपोर्ट कर दिए गए। और ये एक फिगर ऐसा है जो हमारे लिए एक एनालिसिस भी होता है, आई ओपनर भी होता है कि हम ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो किसी वजह से वहां पे उन मुल्कों के कानून, क्राइटेरिया, चीज़ों पर पूरा नहीं उतरे, वापस भेजा जा सकता है। उसमें ओवरस्टे वाले लोग भी हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने मुल्क में एंट्री वो अलाउ नहीं करते, ऐसे लोग भी हैं जो भीख मांगते पकड़े गए और आए विजिट वीज़ा पे थे, वापस भेज दिए गए। ऐसे लोग भी हैं जो कि आए विजिट या टूरिज्म के लिए थे, बट क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए और वहाँ की लोकल एक्टिविटीज़ में पाए गए। यानी आप अगर सैर करने गए हैं तो फिर वहाँ का स्टेक होल्डर तो आप नहीं बनेंगे, आप तो रहेंगे, सैर करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब वहाँ के अगर आप किसी बिजनेस या किसी स्टेक का हिस्सा या लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनते हैं और तो फिर तो डेफिनेटली वहाँ से आप क्रिमिनल एक्टिविटी लायबल पाए गए। ये 1 साल के अंदर हुआ? ये 1 साल के अंदर, इसी साल में आपको 2025 के अब तक के फिगर्स में ठीक है। अब मैं आता हूं उस फिगर पे जिन लोगों को किसी न किसी वजह से पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक लिया गया। जो मैंने आपको तादाद बताई, तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर गए। इसमें से 0.6% ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से या किसी और वजूहात की बना पे उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई या किसी वजह से उनको रोक लिया गया पाकिस्तान में ही। और इस 0.6 में भी विद इन दिस 0.6 30 to 40% वो लोग हैं जो अपनी किसी टेक्निकल वजूहात की बना पे रोक लिए गए। ठीक है, हम जब फिगर्स को स्ट्रेट करेंगे तो इस सारे कॉन्सेप्ट पे जो बात करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब टेक्निकल वजूहात आप बात कर सकते हैं, मसलन मैं आपको मिसाल दूंगा कि सिर्फ जनवरी में जब इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर फॉग की वजह से, स्मॉग की वजह से बाज फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, लोग इमिग्रेशन काउंटर से आगे जा चुके हुए थे। जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स पर कैंसिल लिखा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हमारे सिस्टम के अंदर ऑफलोड में आ जाते हैं। चूंकि दिस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, चूंकि एक बंदे की इमिग्रेशन दे दी गई है, उसके बाद वो जहाज पे फ्लाई नहीं किया, तो हमने अपने रिकॉर्ड में डालना होता है कि ये बंदा बाहर नहीं गया। सो दैट इज अगेन अ मेजर स्ट्रेंथ जो मैंने आपको नंबर दिया। इसके अलावा बाज लोग सरकारी अफसर होते हैं, एनओसी नहीं होती उनके पास, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, उनको पता होता है एनओसी कैरी करनी है, दानिस्ता गैर दानिस्ता पहुंच के शमोजल पैनिक जैसे भी अगर वो एनओसी प्रोड्यूस नहीं कर पाते उनको रोक लिया जाता है। फिर ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम किसी कानून के जुमरे में आते हुए स्टॉप लिस्ट में होता है, किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास सेंट्रल डेटाबेस में उनका नाम ECL में, PCL में या PNIL में होता है, उनको रोक लिया जाता है। वो भी इस लिस्ट में शामिल है 0.6 में। जी ठीक है, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था, उस वक्त भी मैंने ये बात करना चाह रहा था, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आई जी, उन्होंने पैनिक क्रिएट किया जी, उसने बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया कि लोग जो जिनके पास पड़े हुए थे, मेरे पास कुछ लोगों ने फ़ोन किया, मुझे बताया कि हमारा वर्क वीज़ा है, हमें तो नहीं पकड़ा जाएगा, हमें तो नहीं किया जाएगा। एक स्टिकर की बात हो रही थी उसके अंदर, वो स्टिकर जो प्रोटेक्टेड वीज़े का होता है। मैंने देखा कि वज़ीर दाखिला साहब ने वो स्टिकर चेक किया और उन्होंने उनसे पूछा कि ये स्टिकर आपने कहाँ से लगवाया, क्या वो स्टिकर है क्या? सबसे पहले ये बताएं कि व्हाट इज़ दैट स्टिकर जो प्रोटेक्टेड वीज़ा के ऊपर लगता है, लोगों को पता चलना चाहिए। बिल्कुल सही है, तमाम कैटेगरी जो बताइए आपको, उसको माइनस करें तो फिर हमारे पास ये कैटेगरी आती है जिसमें लोग बाज नॉट फॉर सम आई वुड से एथिकल मींस बाहर टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं और वहाँ पे हमें पता होता है हमारी रिस्क असेसमेंट में या पेपर्स नहीं होंगे या होटल बुकिंग नहीं होगी या पैसे जेब में कैरी नहीं कर रहे होंगे, सामान नहीं कैरी कर रहे होंगे, जो उन मुल्कों की रिक्वायरमेंट भी लैंडिंग पे है वो नहीं कर रहे होंगे, उनको रोका जाएगा। या अब आते हैं आपकी इस कैटेगरी में पैनिक क्रिएट किया गया, दैट इज वर्क परमिट कैटेगरी। जी सर। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जिस तरह आपने वीडियोस का हवाला दिया, लोगों को क्या किया जाता है कि ह्यूमन स्मगलर उनको ल्योर इन करते हैं
उनको मुख्तलिफ तरह की वहाँ ऐसी कंपनी से वर्क परमिट ले दिया जाता है जो कि ऑन पेपर्स होती हैं और बाज़ अवत ऑन ग्राउंड भी सिर्फ इसीलिए बनाई गई होती हैं कि लोगों से पैसे लिए जाएं और उनको किसी तरीके से स्पॉन्सरशिप करके यहाँ से ले जाया जाए। वीज़ा बेचते हैं। वीज़ा बेचते हैं और अच्छे खासे अमाउंट यहाँ पे लोगों से लेते हैं, उनको फंसाते हैं और इसका पर्पस ये होता है कि इनको वहाँ पे बुला के मिड ट्रांजिट कंट्री बुला के बाद में उनको वहाँ रख के डंकी के जरिए यूरोप में एंट्री दिलाना उनका मकसद होता है। या फिर ऐसी मिडल ईस्ट कंट्रीज में इनको होता है कि वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ जाके जॉब तलाश कर लेंगे और जॉब तो ऐसे मिलती नहीं है। जब जॉब नहीं मिलती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर भीख मांगते हैं, सड़कों पे घूमते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं या किसी ऐसे लोगों के हत्या चढ़ जाते हैं जो इनके इलीगल होने की वजह से इनको जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं और इनको बड़ी रिड्यूस लेबर पे रखते हैं और जिसकी वजह से बाज़ तो इनको ट्रैप कर लेते हैं, पासपोर्ट तक इनका होल्ड कर लेते हैं। अब आती है बात उस टिकर की जिसकी बात की आपने। बेसिकली एक है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का हमारा ओवरसीज़ का एक पूरी एक मिनिस्ट्री है जिसमें प्रोटेक्टरेट का एक इदारा है जो कि लोगों को इन जॉब परमिट्स के वेरीफाई होने पे एक प्रोटेक्टेड स्टैंप देता है। अब वो दो तरह से काम करता है। एक तो उसका काम ये है कि उसके पास OEPs हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, जो कि हमारे मुल्क में तकरीबन 2000 से ऊपर है, रफली आई थिंक 2071 के करीब हैं। वो लाइसेंस्ड होते हैं, उन्होंने प्रॉपर अपनी एक श्योरिटीज जमा कराई होती हैं, प्रॉपर एक सिस्टम के जरिए वेट होकर रिकगनाइज होते हैं। वो एक जॉब्स लाते हैं, वो जॉब्स एम्प्लॉयर होते हैं, वो बाहर के मुल्कों से जॉब्स जो वहाँ पे खड़ी होती हैं जिनको हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैची और बाहर के हमारे जो फॉरेन ऑफिस हैं उसको वेरीफाई करते हैं, वो जॉब्स प्रिक्योर करते हैं, वो जॉब्स आती हैं, उसके बदले यहाँ से स्किलफुल लेबर को लेके जाते हैं। और दूसरा तरीकाकार ये है कि लोग अपने जानने वालों से खुद वहां पे जॉब्स मंगवाते हैं। वो भी ठीक है कुछ हद तक कि चले वहां जॉब तो कम से कम होनी चाहिए ना। उन लोगों को भी हम आमतौर पे ये डायरेक्ट प्रोटेक्टेड कहते हैं कि आप अच्छी जॉब ले आते हैं, आप प्रोटेक्टेड के ऊपर जाते हैं, आप कहते हैं जी ये मैं जॉब ले आया हूँ, ये मेरा वीज़ा है, अब आप मुझे प्रोटेक्टेड किस तरह। इसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। यानी कि किसी को वीज़ा आ गया, उसने जाना है और वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाले के पास जाएगा और उससे अपने वीज़े का को प्रोटेक्ट करवाएगा। वो कैसे आप अटेस्ट करते हैं, क्या उसकी प्रोटेक्टेड का सिस्टम ये है कि प्रोटेक्टेड का सिस्टम जो है वो आमतौर पर 45 से 65 डेज लेते हैं, वो बंदे से एप्लीकेशन लेते हैं जो कि अब ई प्रोटेक्टेड के जरिए भी ली जाती है। ठीक है। उसके ऊपर बाद में उसके क्रेडेंशियल को देखा जाता है, उसकी बाकी रिपोर्ट्स को देखा जाता है। असूली तौर पे अक्सर औकात ये भी देखा जाता है कि जॉब कहीं दूसरे एंड पे अवेलेबल है कि भी नहीं है, लेकिन हर वक्त हर जॉब वेरीफाई वो डिपार्टमेंट बेहतर बताएगा, वो शायद नहीं भी कर पाता होगा चूंकि जिस तरह से वॉल्यूम है चीज़ों का। सो वो उसके ऊपर अपनी प्रोटेक्टेड की स्टैंप लगाता है। अगर तो आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जरिए गए हैं तो उसका लाइसेंस नंबर भी लिखा होगा जी, ठीक है, जो कि फर्दर आपके वीजे को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है। डेफिनेटली फिर हमारे पास एक श्योरिटी आ जाती है कि ये बंदा एक लीगल और लेजिटिमेट जॉब पे जा रहा है, स्किल्ड पे नहीं जा रहा है, जा रहा है वो लेटर बात है, अगर आप चाहेंगे मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। जो बार बार वीडियोस देखी आपने जिसमें लाइसेंस मांगा जा रहा है, मैं आऊंगा उसके ऊपर, उस पर हम बात कर लेंगे जिस तरह आप लेके चलेंगे। सो आई ट्राई टू एजुकेट पीपल अकॉर्डिंग। जी। अब अगली बात ये आती है, ये तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का हो गया। ठीक है। एक होता है कि लोग, मैंने बताया आपको, खुद अपनी जॉब प्रोक्योर कर लेते हैं। आपकी फैमिली में कोई होटल वहाँ पे है, कोई ऐसी वर्कशॉप है, इलेक्ट्रिशियन का काम है जो कि लेजिटिमेट जॉब हो, वहाँ तक भी बात ठीक है। उनको भी प्रोटेक्टेड करता है प्रोटेक्टेड का इदारा, उनको इंश्योरेंस ग्रांट की जाती है कि आपकी जॉब आई है, जॉब है, आप जा सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने बताई आपको कि ह्यूमन स्मगलर सो कॉल्ड एक जॉब्स का वॉल्यूम क्रिएट करा लेते हैं। जी बिल्कुल। उस सिलसिले में अपॉन वेरिफिकेशन बात का हमें अंदाजा होता है कि ये जॉब तो बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ ऐसे नहीं है कि हमने कहीं सोचा और कर दिया, इसके पीछे पूरा एक इन्वेस्टिगेटिंग मैकेनिज्म है। ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग डिपोर्ट होते हैं, पकड़े जाते हैं एक्टिविटीज़ में, जब उनको चेक किया जाता है कि किस जॉब परमिट पे गए हैं तो अंदाजा होता है कि ये फेक कंपनीज हैं लोगों को वीज़ा वर्क परमिट्स भेज रही हैं। मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूं। बिल्कुल। सेकेंडली ये होता है कि हमने, जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा कि मैं लाहौर में गैंग पकड़ा, वो इस तरह लोगों को लेके जा रहा था, किसी वजह से उनकी स्प्लिट हुई, ले जाना उन्होंने अल्टीमेटली उनको डंकी लगा के यूरोप ले जाना था, किसी वजह से उनकी स्प्लिट हुई तो इशू हम तक पहुंचा। हमने बंदे अरेस्ट किए एयरपोर्ट से, 6 बंदे अरेस्ट किए, आगे हमने उनको फैसिलिटेट करना लोग अरेस्ट किए, तो पता लगा कि इस तरह के 75 लोगों के और उन्होंने वीज़े लगवाए हुए हैं। जब वो सारी की सारी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमने उनकी सारी टिकट्स निकलवा ली, तो हमने लोगों को बुला के एडवांस में उनको एजुकेट कर दिया कि तो बंदा आपको मिसलीड करके लेके जा रहा है। और कुछ लोगों ने जिन्होंने उनके जरिए लगवाया, तो जब मसला ओपन अप हुआ मीडिया के जरिए, तो उन्होंने खुद अपने टिकट्स विड्रॉ करवा ली। सो ये भी एक सिस्टम चल रहा होता है जिसके जरिए फिर लोगों को, जिन लोगों के पैसे चले गए वो क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था कि हम उनको रीइंबर्स करवा के देंगे, हम वो पैसे वापस दिलवाएंगे, क्या ऐसा कुछ होगा? देखिए, पहले तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम ये प्रोग्राम कर ही क्यों रहे हैं, हम लोगों के आगे क्यों बार बार आ रहे हैं, क्यों मैं अपने आप को आपके सामने, मीडिया के सामने, आपके कल सवालों के सामने भी पेश कर रहा हूँ। इसका मकसद बहुत नेक है अगर समझा जाए तो। अदरवाइज कभी कभी चीज़ों को अवॉइड करना बहुत अच्छी पॉलिसी भी होती है, लेकिन क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि लोग अवेयर्ड हों। ये तो आप एक चीज़ देख रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा वॉल्यूम मेरे पास वो है जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में मेरे पास वो लोग आते हैं जिनको ऐसे लोग फ्रॉड में फंसा लेते हैं ऑनलाइन
और फिजिकली मिलके, कोई शॉप नहीं होगी, कोई लाइसेंस नहीं होगा वीज़ा प्रमोटर का, कोई लाइसेंस नहीं होगा ट्रैवल एजेंट का, लोग अपनी अच्छी अमाउंट इनको 15 लाख 20 लाख 60 लाख तक अपने जानवर ज़मीन बेच के इनको दे बैठेंगे, और बात कर करोड़ों की हद तक, जहाँ नेशनलिटीज़ भी देने के बाद दावा वो करते हैं, दे बैठेंगे इनको, फंस जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। मैं पिछले अगर 5 से 6 महीने का आपको फिगर बताऊँ तो तकरीबन हमने 190 मिलियन के करीब लोगों को उनकी अमाउंट सिर्फ और सिर्फ अपनी इंक्वायरीज और अपनी एफआईआर में लोगों को वापस दिलवाई है, हमने रिकवरीज करवाई है लोगों की 190 मिलियन रुपीस पिछले 3 से 4 माह के अंदर सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोगों को हमने दिलवाई, जो वापस इंक्वायरीज थी, एजेंट से खुद उनको पैसे वापस कर दिए, डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पता लगा कि अब एफ आई इज ऑन टू इट, तो ये सब चीज़ें हुई। सो मकसद है कि प्रोसेस साथ के साथ चल रहा होता है। यानी कि मैं, अगर लोग सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो ये उन्हें मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, स्पेशली इमिग्रेशन को लेके या मुल्क से बाहर भेजने के नाम पे, तो FIA से रब्ता करें, आप उनकी मदद करेंगे 100%। बल्कि इससे आगे एक स्टेप हम चले गए हैं। अब हमने स्टेप ये किया है कि जब ये सारा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ को फैलाया गया, लोगों को एजिटेट किया गया, और इसका मकसद भी अगर आप चाहेंगे तो मैं ख्याल है अगर मैं थोड़ा सा 2 लाइन में एक्सप्लेन करूं, आप देखिए अनरेस्ट या पैनिक कब क्रिएट किया जाता है, स्टैम्पीड कब क्रिएट की जाती है, जब आपके किसी एक बंदे ने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट लेना हो या कोई ग्रुप ने वेस्टेड इंटरेस्ट लेना हो। जी, ऐसा ही है। आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखिए, तनकीद हम पे भी होगी, सब पे होगी जी, बट मैंने फिर भी कहा है कि इस तनकीद को देखते हुए हम अपने लोगों को गाइड करने से पीछे नहीं रोक सकते हैं। वो पैनिक इसलिए क्रिएट किया जाता है कि नंबर 1, लोगों से कॉस्ट इंक्रीज कर दी जाए कि जी अब हमने किसी FIA को ही पैसे देने हैं आपको बाहर भेजने के लिए। नंबर 2, जब एक पैनिक क्रिएट करके ऐसे ह्यूमन स्मगलर इन बल्क अपने लोगों को बाहर भेज सके कि हमारे सिस्टम, हमारी रजीम, हमारे फिल्टर को कॉम्प्रोमाइज कर दें और लोगों को बाहर भेज दिया जाए। बट वी आर स्टैंडिंग फास्ट ऑन इट, आवर मिनिस्टर इज स्टैंडिंग फास्ट ऑन इट, आवर डायरेक्टर जनरल स्टैंडिंग फास्ट ऑन इट, कि हम जो जायज और लेजिटिमेट लोग हैं उन्हें कोई नहीं रोक रहा। आपने जहां से बात स्टार्ट की थी वहां मैं बताऊं आपको, आप यकीन कीजिए कि मैं हर जगह पे आके बात ऐलान कह रहा हूं, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आप सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि जो लोग लेजिटिमेट ट्रैवलर हैं, लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं, उनको किसी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं है। जैसे आप ट्रैवल करते थे वैसे आप ट्रैवल कीजिए। हमारी फैमिली में लोग हमसे पूछते हैं, हमारे दोस्त हैं, बाप पूछते हैं, आप जैसे जाए थे वैसे जाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा, फैसिलिटेट करेगा आपको। हम तो इस चीज पे आ चुके हैं कि हमारा टाइम ऑफ इमिग्रेशन कितना होना चाहिए बंदे को काउंटर से क्लियर करने का। आप बाहर ट्रैवल किया होगा आपने, मैंने भी किया, आप लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं और nobody comes for your survival over there। यहाँ तो आप देखिए कि हमारे मिनिस्टर, हमारे DG, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे ADG इमिग्रेशन, हमारे वो तमाम जो चेन है हमारी, वो इस काम पे लगी हुई है कि हम इस चीज को फास्ट ट्रैक करें। इसको इसकी नौबत क्यों आई, क्या हुआ ऐसा, आप लोगों को क्यों आना पड़ा ग्राउंड पे? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दिस अ रूटीन प्रोसेस, ऐसा कोई नई इतनी बड़ी सारी हायरार्की को एयरपोर्ट्स पे जाना पड़ा, देखना पड़ा, ये क्यों, ये नौबत क्यों है? इसका मतलब नीचे लोग काम ठीक नहीं कर रहे? नहीं, मैं इसको रीडिफाइन करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। दिस इज अ रूटीन एक्टिविटी व्हिच वाज गोइंग ऑन सिंस अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। अदरवाइज हमारा एक DD इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे होता है, हमारा डायरेक्टर कोई भी हो, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी डायरेक्टर हो, इट्स अ पॉइंट के महीने में 3 से 4 चक्कर उसके एयरपोर्ट पे लाजमी लगते हैं। ठीक है। एंड इफ जो डायरेक्टर जनरल है या ADG इमिग्रेशन है, वो एक प्रॉपर की पॉइंट्स की बेस पे करके हर महीने की इमिग्रेशन की मीटिंग होती है हमारी सेंट्रली, जिसमें सारे क्राइटेरिया को देखा जाता है। ठीक है। ये करो, इट्स अ रूटीन अफेयर। अब अगर आप बात करें मिनिस्टर की और उनके साथ मिनिस्टर ओवरसीज की, तो आप उनको बहुत सारी और चीज़ों पे भी आप लीडिंग स्टेज पे देखते होंगे। आप बहुत सारी चीज़ों में देखते होंगे, नादरा के दफ्तर भी जा रहे हैं, पासपोर्ट के ऑफिस जा रहे हैं। सो ये तो एक पर्सनल, जिसे आप कहना चाहिए कि इट्स अ पर्सनल कॉल, इट्स अ पर्सनल इनिशिएटिव, कि एक आदमी जो ऑफिस में बैठ के फैसले कर रहा है, ही वांट्स टू गो आउट एंड सी द थिंग्स प्रैक्टिकली। आप देखें ना, इसके पीछे बहुत सारा मैकेनिज्म है। उन्होंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने कहा कि FIA में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, जो मैं नहीं कहता कि बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं या साफ़ हैं, गलतियां डिपार्टमेंट के अंदर भी हैं। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको ही देता हूं। मुझे कुछ अर्सा पहले किसी ने बताया कि हमें रोका गया, हम कुछ पैसे दिए और हम ऑफलोड तो हो गए, लेकिन अगले दिन कुछ पैसे दे के हम चले गए। ये मुझे उन्होंने कहा, जब मैं इस पे इसको डिफेंड कर रहा था इस चीज़ को, कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, रोका जाना चाहिए, ऑफलोड कर रहे हैं, मुल्क की बदनामी होती है, लेकिन उन्होंने कहा हमने पैसे दिए, हम चले गए, तू हमें रोक के दिखा दे। ये इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप जब सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, आपके नीचे पूरा हायरार्की होती है, तो डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हमेशा रखना चाहिए, चेक एंड बैलेंस का रखना चाहिए। लोगों के अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं पे भी हो सकते हैं। द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द सेम पीपल जो हम सारे दाएं बाएं फिर रहे हैं। हम कहीं बाहर से ऐसा बंदा तो इंपोर्ट करके लाए नहीं, और ले भी आएंगे तो वो कौन सा हमसे अलग होगा। वी आर द पीपल इन स्किन फर्स्ट एंड पीपल यूनिफॉर्म लेटर ऑन। तो पहले हम उस जिल्द में हैं जिसमें हम सब मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए हमारा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। हमारे अपने लोगों के खिलाफ भी लीगल, क्रिमिनल एक्शन और डिपार्टमेंट एक्शन लिए जाते हैं। अब मैं आता हूँ आपकी इस क्लेम पे कि उन्होंने कहा जी पैसे दिए और चले गए।
आप पहले चीज़ ये देखिए कि मैंने पहले आपसे वजाहत की 2 से 3 गैंग्स हम पकड़ चुके हैं जो कि FIA के नाम पे पैसे ले रहे थे और किसी ताल्लुक की बुनियाद पे किसी से कह दिया कि जी हमारा बंदा जा रहा है उसको फैसिलिटेट कर दीजिए, और अभी हमने पकड़ा, पीछे पूरी चेन निकली, इवन जिस बंदे के अकाउंट में पैसे गए वो बंदा भी अरेस्ट कर लिया गया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस स्टडीज आई कैन स्ट्रेट अवे डिस्कस विद यू। दूसरी बात ये होती है कि आप लोगों ने ऐसे लोग पकड़े हैं? बिल्कुल पकड़े हैं, और अगर आप चाहेंगे फॉर्मली इनफॉर्मली उनका डाटा भी आपसे शेयर कर देंगे हम, इसमें कोई ऐसी मान्यता वाली बात नहीं है, क्योंकि वे वी डू गुड जी ठीक है, वी शुड शेयर इट, वे वी हैव टू बी करेक्टेड, विल बी प्राउड टू बी करेक्टेड। और हमारा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हमेशा इंटैक्ट होता है, जिसमें पहचान की जाती है। आप खुद सारा दिन मेहनत करें तो आप नहीं अलाउ करेंगे, और बहुत सारे लोग मेहनत करें तो हम किसी 1-2% या 4-5% लोगों की वजह से अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। अब मैं आपसे अगली बात करता हूं कि जी कुछ लोग रुके अगले दिन चले गए, ये भी मैकेनिज्म बताता हूं मैं आपको। हम रिड्रेसल सिस्टम भी करते हैं। अगर कोई बंदा ऑफलोड हो गया है ऐसा जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसको फर्दर गाइडेंस जरूरत थी, हमारे मेरा ऑफिस, मेरा DD इमिग्रेशन का ऑफिस, इवन कोर्ट ऑफ लॉ में लोग जाते हैं, हम उनको सुनते हैं कि फर्ज करें कि हमसे कोई गैर दानिस्ता या दानिस्ता गलती ऐसी हो गई है कि हम एक बंदे के साथ नाइंसाफी कर चुके हैं जो किसी भी सिस्टम के का एक हिस्सा है। कोई भी सिस्टम दुनिया का वो रिड्रेसल के बगैर नहीं चल सकता। अगर आप घर के अंदर भी हैं और आप घर जाते हैं और आपकी इवन अगर 2 बच्चे भी लड़े हैं तो आप दोनों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। यू हैव टू हैव सम रिड्रेसल सिस्टम, चाहे वो आप करें या खातून खाना करें, तो अ सिस्टम हैज टू बी इन प्लेस जहां पे लोगों को सुना जाए और देखा जाए कि क्या चीज़ फॉलो करती है। तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिड्रेसल, उन लोगों को इंटरव्यू किया जाता है और ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि यार इसकी ये चीज़ कमी थी, या उसको पता लग जाता है, वो चीज़ पूरी करके आता है, हमारे पास आता है, हमें क्योंकि एक उस साथ एक दफ़ा ऑफलोड हो चुका होता है तो दूसरी बार उसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, हमारे पास आता है, उसको सुनते हैं, गाइड करते हैं, देन उसको परमिट किया जाता है बाहर जाने के। बिल्कुल ठीक है। विच इज एन इंडिकेशन एज वेल कि अगर आप ऑफलोड हो गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू कंप्लीट दोस क्राइटेरिया जिनके ऊपर आपको रोका गया और आपने जाना है उसके बाद बाहर। ठीक है। अब उस सारे गार्ड में अगर कोई आउटसाइडर या हमारा बंदा पैसे लेता है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए आप। जी बिल्कुल ठीक है। हमने एक कंप्लेंट सेल का नंबर दे दिया है, डेडिकेटेड नंबर, डेडिकेटेड हमारे हेडक्वार्टर्स में एक कमरा बना दिया गया है जहां लोगों को सुना जाता है। और पिछले 3 दिनों में 550 से ऊपर कॉल्स हमें आई हैं और लोग फिजिकली आए हैं जहां पे उनको गाइड किया जाता है कि आप किस तरह के डॉक्यूमेंट लेके जाएं। आप देखिए कि मैं आप सबके प्रोग्राम्स में आ रहा हूं तो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए आ रहा हूं। बल्कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप लोगों ने अपने दरवाजे खोले हैं। लोग FIA जाने से घबराते थे, अब वो आ रहे हैं और लोग आके अपनी आपको अगर रुदात सुना रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने वीज़ों की बात की कि जो बाहर से निकलते हैं, बाहर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, जैसे कुछ पाकिस्तानियों की कंपनी है, कुछ और लोगों की कंपनी है जो वीज़े निकालती हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, टेक्नीशियन के अंदर, ड्राइवर के अंदर, उस तरह बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उन वीज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, जैसे वो बाज़ दफ़ा कुछ लोग तो बेच देते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी और वर्कर को, किसी और स्किल को उन्हीं वीज़ों की कैटेगरी में लेके आते हैं। जैसे वो ड्राइवर वाला एक केस हुआ, वो ड्राइवर हो सकता है कि वो ड्राइवर ना हो वहाँ पे, लेकिन वो घबरा के वहाँ उसने ड्राइवर कह दिया और वो गया ड्राइवर के वीज़े पे ही हो। अब वो बाहर की कंपनी ये वीज़े इशू कर रही है और डिफरेंट नामों पर कर रही है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मीडिया कंपनीज थी आज से कुछ अर्सा पहले तक, वो भी जब वहाँ बाहर दुबई में या कहीं कोई काम करने जाता था तो कैटेगरीज और होती थी, बंदा काम कुछ और कर रहा होता था। कंपनीज वीज़े ऐसे निकालती हैं और जो लोग बेचते हैं, जैसे किसी ने कंपनी बनाई 16-17 वीज़े उसने निकलवा लिए, अब वो 16-17 वीज़े उसने बेचने हैं, वो बेच रहा है पाकिस्तानियों को यहाँ पर, और पाकिस्तानी यहाँ से जाके किसी और जगह पे काम करेंगे, उसके पास काम नहीं करेंगे, वहाँ सिर्फ वो वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं। तो ये कैटेगरी डिफाइन करना और इस तरह लोगों से बात करना, ये कैसे इसको आप बताएंगे? देखिए इसमें जो आप जिस तरफ बाबा हवाला भी कर रहे हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे इसी पे क्रिटिक हुई कि जी पाकिस्तान का लाइसेंस तो बाहर एडमिसिबल नहीं है, तो पाकिस्तान में लाइसेंस क्यों पूछा जा रहा है, क्या सूरत हाल है। इस पे कॉमन लॉजिक की मैं आपसे बात करूँगा। पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस क्या बताता है किसी बंदे के बारे में आपको? वो ये बताता है कि बंदा ही नोज द ड्राइविंग, इट इज़ अ सर्टिफिकेशन ऑफ द स्किल। आप देखें ना, अगर आपने कहीं कुकिंग कोर्स किया और वहाँ का इदारा आपको सर्टिफिकेट दे देता है, लेट से किसी आपने टॉप होटल में आपने कुकिंग कोर्स किया, वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो हो सकता है उस होटल की कोई वैल्यू ना हो बाहर, बट एटलीस्ट आपके पास एक सर्टिफिकेशन टू चेक है कि ये बंदा ये काम जानता है। जी ठीक है। पॉइंट इन क्वेश्चन ये है कि एक बंदा ड्राइवर के परमिट पे बाहर जा रहा है किसी हैवी ट्रैफिक के लिए और उसी वीज़े के तहत जा रहा है। मैं आपकी पहली बात पे आऊँगा कि जो कैसे क्राइटेरिया कैटेगरीज निकाली जाती हैं, बट आई थॉट टू मेंशन इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। ओके, तो कम से कम वो ड्राइविंग जानता तो हो। फेयर इनफ। आप देखें कि एक कॉमन लॉजिक की बात देखें कि हम चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं अपने एक लोकल पैराए में। आप उन अथॉरिटीज़ का सोचें जो मुल्क से बाहर किसी भी कैपेसिटी में एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, एज अ फॉरेन मिनिस्टर बाहर जाते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं।
वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के फ्लैग के लिए किस किस तरह के जवाब देने पड़ते होंगे आपको। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपके पास आया हूँ, आप अगर मुझे हल्की सी बात कह दें कि सर बाहर आपका बंदा आया है या आपका ड्राइवर है, उसको गाड़ी पार्क करनी नहीं आती, उसको गाड़ी पार्क ऐसे की कि सारी ट्रैफिक उसे रोक दी। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसमेंट आई वुड कैरी बैक। लिटरली आप मुझे बताएं कि मेरे लिए इस सारी चीज़ का टेक होम क्या होगा कि मेरी सारी एफर्ट ज़ाया गई, जो मैं मिलने आया, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओवर वन पर्सनस एक्ट। सो क्या आप ये सोचते हैं कि जो बंदा बाहर जा रहा है, ड्राइविंग के परमिट पे जा रहा है, उसको ड्राइविंग बेसिक नहीं आनी चाहिए? चाहे वो लाइसेंस वहाँ जाकर साइड पर रख दें, उससे अपना लाइसेंस दिलवाएं, अपना परमिट दिलवाएं, बट क्या उसके पास ड्राइविंग स्किल नहीं होनी चाहिए? फेयर इनफ। वो ड्राइविंग के परमिट पे चला जाए, वहाँ उसको गाड़ी का गेयर ना लगाना आता हो, गाड़ी स्टार्ट ना करने आती हो, तो आप बताएं कि हम अपने पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी, उसके पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर हम एक दबा लगा रहे हैं। कल को जॉब्स हमें क्यों देंगे? हमारे तो एक बंदे को बाहर अपने पैसे हलाल करने के लिए वहाँ भेज दिया, तो कल को वो क्रेडिबिलिटी हमारी डैमेज होगी, तो वही जॉब बजाय हमारे पास आने के लिए हम जैसे किसी और मुल्क के पास चली जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब मैं आता हूँ आपकी कैटेगरीज के ऊपर। होता यह है कि जब कोई कंपनीज बनती हैं, फर्म्स बनती हैं, या हमारे लोग खोलते हैं, तो वहाँ के लोग उनको, वहाँ की गवर्नमेंट सर्टन लोगों को बुलाने के लिए मुख्तलिफ उनको ट्रेड दे देते हैं कि जी इस ट्रेड कितने लोग बुला सकते हैं, इस ट्रेड के, वो उन्होंने अपने ओवरऑल सिस्टम को देखना होता है, जैसे भी अपना उन्होंने फिगर्स देखने होते हैं। अब होता क्या है कि अगर हमने वहाँ बाज़ का लोगों ने कुक चाहिए होता है, अब वो किसी ऐसे बंदे को बुला लेते हैं ड्राइविंग के परमिट के ऊपर। अब इस डिमांड एंड सप्लाई के गैप के ऊपर क्या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना हमारे प्रोटेक्टरेट की जिम्मेदारी है, या हमारे इमिग्रेशन रजीम की जिम्मेदारी है, या इस गुड विल को जज करने का हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है? सो बेसिकली अभी रिसेंटली, आज से तकरीबन 2 दिन पहले बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे मिनिस्टर ओवरसीज सारे बैठे। इस चीज़ पे बहुत डिलिब्रेशन हुई कि किस तरह से अपने इस रिसोर्स को हम बाहर भेजें, एक्सपोर्ट करें, जो रेमिटेंस लेके आएगा हमारे लिए, बट इसको क्रेडिबल किस तरह बनाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। ताकि जब हमारा पाकिस्तानी बाहर जाए तो वो जिस जॉब के लिए जा रहा है वहां जाए, और ये उसकी बेहतरी के लिए। खुदारा ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ये उस हमारे पाकिस्तानी की बेहतरी के लिए है, क्योंकि जब वो स्पेसिफिक जॉब पे जाएगा तो उसका एम्प्लॉयर उसको उस जॉब पे रखेगा, ना कि उसको वहां तनहा छोड़ दिया जाएगा। वीज़ा देने वाले सो कॉल्ड ह्यूमन स्मगलर्स और ऐसे लोग उसको वहाँ जाके छोड़ देंगे, अपने पैसे सीधे कर लेंगे। वो बेचारा वहाँ पे या तो घूमता फिरेगा, या किसी बैगरी किसी क्राइम में इन्वॉल्व होगा, या डिपोर्ट हो जाएगा। और जितने बेचारे के पास एक ज़िंदगी जमा पूंजी सब उसने उड़ा दी, ना अपने माँ बाप की भी। सो दैट इज़ वाई सिस्टम्स को एलैबोरेट करने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम्स को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और इट्स एन एवोल्यूशन, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब इस पर क्यों बात हो रही है? क्या बुराई है इसमें? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर किसी चीज़ पे पहले हम एक एम्बिट में बात कर रहे थे, अपने लोकल एम्बिट में बात कर रहे थे, आज खुल के बात कर रहे हैं, इज इट बैड? अच्छी बात अगर बमंगे दोहल की जा रही है तो कौन सी बुराई है कोई क्या उसमें? अच्छी बात को करने के लिए एक सिपाही से लेके डीजी तक और एक डिप्टी सेक्रेटरी से लेके मिनिस्टर तक अगर सब लोग उस पर बात करें तो कौन सी बुरी बात है इसमें? ठीक है। इस चीज़ को खुदारा टैग ना किया जाए पैनिक के साथ, इसको टैग ना किया जाए कि किसी क्राइसिस के अंदर हम ये बात कर रहे हैं। दिस इज अ गुड विल। ये पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है, हमेशा से होती आई है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स SOPs आज से नहीं बन रही, 2005 से इमिग्रेशन के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, उससे पहले इमिग्रेशन के मैनुअल्स हैं, सब कुछ है। हम अपने लेटेस्ट चैलेंजेस को देख रहे हैं, हम अपने मुख्तलिफ, मतलब इसकी मिसाल ये है कि आपको पता है कोविड के बाद ओवरऑल दुनिया में एक शिफ्ट वैसे ही आ गया। आप देखेंगे इवन आप प्राइवेट सेक्टर में लोग जो पहले ऑफिस में काम करते थे, अभी अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए, आपके ऑफिस के जो एक्सपेंडिचर बचा लिया जाए। कोविड के बाद वो माहौल ठीक होने के बाद भी कंपनी ने 2 साल तक इस वर्क फ्रॉम होम के प्रोसेस पे किया। इसी तरह वर्ल्ड ओवर चेंज आया, दुनिया में मुख्तलिफ बिजनेस ऐसे स्टार्ट हुए जिसमें इंक्लूडिंग स्कैमिंग, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ऐसे स्कैमिंग के हब खुले जिसमें लोगों को रिक्रूट किया जाता था, बुलाया जाता था, इस पे हुआ। तो जब उस तरफ ट्रेंड इवॉल्विंग है तो लॉ इन्फोर्सर क्यों ट्रेंड इवॉल्व नहीं करेगा? बिल्कुल ठीक है। जब उस तरफ गलत बात फैलाने के लिए फेक वेबसाइट्स बनाकर सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है, तो इस तरफ सही बात करने के लिए सीनियर से सीनियर आदमी ग्राउंड पे क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, ये हुआ एक वाकया हुआ कि जापान में एक फुटबॉल की टीम उतरी सियालकोट से, जो उड़ के गए, और वो वहाँ जब उतरे तो पता चला कि ये तो फुटबॉल प्लेयर ही नहीं है, और उसमें एक लंगड़ा भी था, और वो जो बंदे हैं वो वापस भेज दिए गए। फिर ये तब बात खुली कि इससे पहले एक टीम पहले जा चुकी है जो वहाँ जापान ट्रैवल कर चुकी है कामयाब होके, और ये दूसरी टीम गई थी। इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं जो अचानक से बंदे भेज दिए जाते हैं और वो कामयाबी से हमारे यहाँ से निकल भी जाते हैं। ये इसको कैसे रोकेंगे आप? इन लोगों को कैसे पकड़ेंगे? इसकी स्क्रूटनी नहीं होती क्या? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें एक बैलेंस ड्रॉ करना है हमारी ख्वाहिशात के अंदर। ठीक है।
मैं बड़ा खुश हूँ कि अभी अब मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, पॉडकास्ट में आपके साथ हूँ, यहाँ अच्छा टाइम मिल रहा है, लोग सुनेंगे होपफुली। एक डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट जो है ना वो मांगी जाती है, जिस तरह वो कि ये भी हो और ये भी हो। सबसे अच्छी बात है कि हम जो लॉ इन्फोर्सर हैं, हमने जब एक बैलेंस ड्रॉ करना होता है बिटवीन अ कॉशन एंड इनकन्वीनियंस। ठीक है। वर्ड हमेशा यूज़ करता हूँ अपने फोर्स को भी कि आप कॉशन और इनकन्वीनियंस का बैलेंस क्रिएट करें। ठीक है। हर बंदे को नाके पे रोका जाएगा तो कॉशन तो बढ़ सकता है, इनकन्वीनियंस भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हर बंदे को जाने दिया जाएगा, इनकी हम कन्वीनियंस तो बढ़ा रहे हैं, कॉशन को लो डाउन कर रहे हैं। सो आइडियली यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन, एंड इट्स एवरीवेयर, वर्क लाइफ बैलेंस, एवरीथिंग यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। अब आपने खुद बात की, एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि जी आप लोगों को क्यों पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, आप ऑकवर्ड क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। सॉरी, मीडिया पे तो हम जब आते हैं तो वी हैव अ टाइम जहां हमें बातों को बहुत फिल्टर करके एक कंपोजिट जुमला कहना पड़ सकता है। आपके इस फोरम पे मैं स्लाइटली आई विल टेक द लिबर्टी टू बी स्लाइटली इनफॉर्मल एंड अपफ्रंट। हमसे ये सवाल क्यों पूछा जाता है कि आप पहली बार क्यों बाहर जा रहे हैं। हमसे ये क्यों पूछा जाता है जनाब कि आप ड्राइविंग जानते हैं। हमसे ये क्यों पूछा जाता है कि जनाब आप मेडिकल की कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं तो आर यू अ डॉक्टर और फार्मासिस्ट। मैं 8वीं पास भी हूं तो मेडिकल कॉन्फ्रेंस पे जा सकता हूं। जब मैंने वीजा ले लिया तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। इसी के साथ साथ आप हमसे पूछते हैं कि फुटबॉल टीम जा रही है, उससे क्यों नहीं पूछा आपने। आप एक उस आदमी को जो काउंटर पे बैठ के 30 सेकंड के अंदर से लेके 1 मिनट के अंदर एक जजमेंट कॉल कर रहा है, जिस जजमेंट कॉल का असर आपके मुल्क की वकार पे पड़ रहा है, उसको आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। कॉन्फिडेंस टू दी एक्सटेंट कि अगर तुम्हारी गलती हुई तो हम तुम्हारे साथ स्टैंड करेंगे, मस्ती हुई तो नहीं करेंगे। गलती और मस्ती में अक्सर मिसाल देता हूँ कि रिजल्ट सेम होता है। मैं ये चीज़ उठा के नीचे फेंक दूँ, ये मोबाइल टूटेगा, बट अगर जानबूझ के फेंका तो मस्ती है, और गलती से गिरा है तो वो तो एक ह्यूमन एरर है, उस पर हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये टीम गई, वापस आई। अच्छा, ये आपको पता है ना कि ये पता कैसे चला जब वो FIA के बंदे पकड़े गए, जब वो डिपोर्ट हुई एंड ऑल दैट, और बंदे जो सारी टीम पकड़ी गई। अब आप देखें कि अब इस पे अगर मैं आपसे काउंटर डिबेट करूं, इफ आई एम नॉट एन इफ आई एम अ थॉरोब्रेड FIA ऑफिसर, और मैं आपसे कहूं कि जनाब मैं तो अपनी फोर्स को ही बस सपोर्ट करूंगा, मैं तो आपके आर्गुमेंट सपोर्ट नहीं करता, तो मेरा तो सिंगल लाइनर आर्गुमेंट होना चाहिए कि मैं उनको क्यों रोकता। वीज़ा था उनके पास, वैलिड वीज़ा था, टिकट्स थी, सब कुछ पूरा था, किटें उन्होंने पहनी हुई थी। अब मेरा जो काउंटर पे बंदा बैठा है, इज नॉट अ फुटबॉलर जी, ठीक है। उसको तो आइडिया नहीं है कि फुटबॉल की टीम में कितने प्लेयर होने चाहिए और कितना फिट होना चाहिए। वो पेट निकला बंदा भी भाग तो सकता है। बात मकसद कहने का ये है कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिटिमेट हैं तो क्यों रोकेगा। दिस इज वन आर्गुमेंट। दूसरी बात, रोकना चाहिए, चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। उसके बाद फिर इस तरह का एक वाकया आता है, फिर सिस्टम में इंप्रूवमेंट भी आती है। बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसमें कदगन लगा दिए हैं। अब जो भी टीम इस तरह जाती है, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, अगर क्रिकेट टीम जा रही है तो PCB, प्रॉपर जो हमारे मैकेनिज्म है वो उनको सर्टिफाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर्टिफिकेशन लेती हैं, टीम बनती हैं, फिर जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। वाकयात हमेशा बुरे के लिए नहीं होते, कभी कभी वाकयात अच्छे के लिए भी होते हैं। अच्छा, इससे एक चीज़ और भी हुई ना कि आपकी इंटरनल जो स्क्रूटनी का मैकेनिज्म है वो भी ठीक है, क्योंकि वो लोग जो पकड़े गए थे, FIA के लोग पकड़े गए थे, या जिनको स्क्रूटनाइज किया गया था, उनको हटाया भी गया था उनकी जॉब से, अरेस्ट भी किया गया था, वो बड़ा अच्छा एक कदम था। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि रिटन ऑब्जेक्शन देते हैं आप जब किसी को रोकते हैं ऐसे कि आपकी ये चीज़ पूरी नहीं है, उसको कोई रिटन डाल के देते हैं कि ये FIA के उस पर लेटर हेड पे ये हमारी ऑब्जेक्शंस हैं और ये हमने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, ये आपकी पूरी नहीं है तो ये आप ले जाएं, ताकि वो आगे जाके अगर कोई इसकी चीज़ गलत हो तो वो कानूनी कार्रवाई कर सके। सबसे पहली बात है कि जो बंदा भी ऑफलोड किसी भी रीजन में किया जाता है, उसकी प्रॉपर रीजंस रिकॉर्ड की जाती हैं। एक परफॉर्मा है हमारा, जी ठीक है, उसके ऊपर उसकी रीजंस रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है। और वो हमारा जो एक IBMS सिस्टम है, जो हमारा इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं, उसके अंदर अपलोड स्कैन किया जाता है कि इस बंदे को इस बुनियादों पर रोका गया है। ठीक है। और वहाँ पे जिस बंदे को रोका जाता है उसको भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। रिटर्न दी जाती एट टाइम्स दी जाती हैं, फिर डिमांड्स वर्बली उनको बताया जाता है। देना ज़रूरी है? ऐसे कोई चीज़ उसमें है नहीं, बट डेफिनेटली ये प्रैक्टिस अगर लोगों के काम जहाँ लोग डिमांड करते हैं वहाँ उनको दे भी दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे उनको दे दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। मकसद क्या है इस चीज़ को बताने का, रिटर्न देना या ना देना, लोगों को क्लियर करना कि आपको क्यों रोका गया है। जी जी। क्या आप समझते हैं कि आजकल के दौर में जब एक एयरपोर्ट जैसी जगह पे, जो कि आमतौर पे पीस और सैनिटी का हॉल होता है, वहाँ पे आप जा रहे हो, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जी जी, दो आई डोंट हैव द लिबर्टी टू क्वेश्चन यू, बट आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि अगर आपको आज लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए और कहा जाए आप नहीं जा सकते, आप सवाल नहीं पूछेंगे? जी मैं पूछूंगा। पूछेंगे आप? जी मैं पूछूंगा। आपका कॉन्फिडेंस इसलिए तो नहीं है कि आप मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आपका कॉन्फिडेंस इसलिए है कि आप यू आर अ पर्सन, यू आर मैन इन योरसेल्फ, सिटीजन, दैट्स ऑल। एवरीबडी आस्क्स अ क्वेश्चन। ये आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं किसी बंदे को वहां पे रोकते हैं तो वो नहीं पूछता होगा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है? एंड एवरीबडी इज गिवन एन आंसर।
अच्छा, और कई बार लोगों को जवाब खुद भी पता होता है, ठीक है, दे जस्ट वांट टू लिसन इट फ्रॉम आवर वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, सो चीज़ें बताई जाती हैं, और फिर इसमें से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया आपको, हमारे पास कंप्लेन करते हैं, और बहुत सारे लोग इन कोर्ट ऑफ लॉ जाते हैं और वहां जाके लीगली भी अपने जवाब हम सबमिट करते हैं। सो ये चीज़ें, इस पूरे प्रोसेस का मकसद तो ये है ना कि शक ना हो उतरने वाले को मुझे क्यों उतारा जा रहा है, उसको सिक्रेसी में ना रखा जाए, वो चाहे वर्बली उसको बता के आप कह दें, या इन राइटिंग वो डिमांड करता है तो इन राइटिंग दे दिया जाए उसको। बिल्कुल ठीक है। पर्पस तो, अगर मुझे आपने बुलाया, आपने मुझे वर्बली बुलाया, मुझे शक नहीं था कि आप मुझे बुला रहे हैं और यहीं बुला रहे हैं, जी ठीक है, सो आई केम हियर। अगर मुझे शक होता तो मैं आपसे कहता जी मुझे अपने ऑफिशियल लेटर पैड पे आप लिख के दे के आज पॉडकास्ट है फलां बिल्डिंग में और फलां जगह पे और इतने से इतने बजे तक है, तो डेफिनेटली कुछ लोग करते हैं वैसे ही है। तो अगर मैं करता तो आप मुझे रिस्पॉन्ड करते, तो जो ऐसा करते हैं उनको आप लिख के इन्विटेशन भेज देते जी होंगे। ऐसे ही है, अब हम ईमेल कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं। सो मकसद मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मेरी चंद बातें स्लाइटली दे आर फ्रॉम द हार्ट, यस, दे मे बी इनफॉर्मल, हम दिल की बात कर रहे दिल की बात कर रहे हैं, सो दे मे बी स्लाइटली इनफॉर्मल, Yes. फॉर दैट somebody may make a meme of it and may troll me over it, बट जब मेरी दिल में नियत साफ है कि मैं लोगों को बता सकूं, सो आई एम नॉट वरीड फॉर दैट पर्टिकुलर बिल्कुल ठीक है। व्हाट आई वांट इज कि हमारे लिए इजी कॉल नहीं होती है। आप जब सुबह उठते हैं, हमारा एक काउंटर ऑपरेटर, एक हमारा कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, एक एएसआई जब उठता है, तो एक एयरपोर्ट जैसे रिफाइंड जगह पे वो बेहतरीन जॉब करने का कॉन्सेप्ट लेके जहन से निकलता है। वो एक ऐसे दिन की सोच लेके निकलता है जहाँ पे वो बिल्कुल पहुँचेगा एयरपोर्ट पे, उसका एक बेहतरीन एक टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो बैठेगा, साफ सुथरे लोग उसके पास आएंगे जो बड़ी खुशी खुशी बाहर अब्रॉड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, गॉड फॉरबिड, किसी का अपना मस्ताना हो, सो पीपल आर इन गुड टेम्पर, पीपल आर इन गुड मूड, यू नो। आप बाहर अब्रॉड करते हैं तो चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, आप अच्छा मूड होता है, अच्छे मूड में होते हैं, यू आर इन अ वेकेशन मोड, यू आर इन अ ट्रैवल मोड। सो इसी तरह हमारा भी जब ये पर्टिकुलर स्टाफ जाता है, सो वो एक इन्वेस्टिगेटिव टोन में या इन्वेस्टिगेशन माहौल में नहीं जाता, वो ट्यून है एक बेहतर माहौल में बैठ के काम करने का। सो कहीं पे उसका दिल नहीं करता किसी जाने वाले को रोक के उसके साथ वो एक टग ऑफ वॉर में अपने आप को डाले और बिला वजह का वहाँ पे क्यू एंड क्राई क्रिएट करे। बट दिस इज़ अ जॉब, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि FIA या इमिग्रेशन वो अमला है जो इस मुल्क से जाने वालों को खुदा हाफिज कहने के वाला आखिरी वो काउंटर है बिफोर द फाइनल सिक्योरिटी चेक, जहाँ पे आपका मैन टू मैन इंटरेक्शन हो रहा है। और इस मुल्क में आप आते हैं तो पहला आपका वो काउंटर है जहाँ पे आपका मैन टू मैन इंटरेक्शन हो रहा है। खुदा हाफिज भी हम कहते हैं, खुशामदीद भी हम कहते हैं। सो वहाँ पे बैठे हुए बंदे का जो मूड है वो टिपिकल इन्वेस्टिगेटर का मूड नहीं है जहाँ वो हर चीज़ को शक की नज़र से देखता है। सो उनके लिए इट्स अ टफ कॉल, बट दिस कॉल इज मेड फॉर दिस सेंटिटी ऑफ ग्रीन पासपोर्ट। यस, जस्ट टू रिपीट माई वर्ड्स इन उर्दू कि ये पाकिस्तान के सब्ज़ रंग की कदर के लिए ये टफ कॉल की जाती है। अगर हम सब आपके सामने बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं हम वो लोग हैं, हम में से वो लोग हैं जो आज उन मुल्कों में जहां घर बैठे कंप्यूटर पर टाइप करके 24 और 48 घंटे वीज़ा मिलता था, आज हमें वहां का वीज़ा नहीं मिल सकता। अब ठीक कह रहे हैं। और अगर हम इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तो फिर हमारा ये ग्रीन पासपोर्ट खुदा ना खास्ता सद खुदा ना खास्ता इसकी कदर हम कहीं बस के टिकट जैसी ना छोड़ दें हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इसी ग्रीन पासपोर्ट के हवाले से एक सवाल है। उम्रा के ज़ायरीन जब यहाँ से जाते हैं, पिछली बार हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने हमारे पाकिस्तान की बहुत सारे डिपोर्ट किए जो बैगरी कर रहे थे वहाँ पे, बैगरी की। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? अब लोग यहाँ से जा रहे हैं, उम्रा का टिकट है, वैलिड वीज़ा है, हर चीज़ ठीक है, और अब वो जाएगा वहाँ जाके उम्रा करेगा, उनको भी ऑफलोड किया गया बहुत सारों को इस शक की बिना पे कि कहीं बैगरी में इन्वॉल्व ना हो। आप इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? वैसे है तो इशू तो ये बहुत बड़ा है। अगेन कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? यस, यू शुड। आप मुझे सवाल कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैंने ये देखा और क्योंकि लोगों ने ये सवाल पूछा है कोई कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। आप किसी को कोई भी सवाल कैसे करते हैं? रिसर्च पे करते हैं। जी ऐसे। अगर आपने मुझे बुलाया तो आपने स्टडी किया होगा। जी ऐसे ही। आप यहाँ कर किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, आप उसके प्रोफेशन के बारे में और कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है तो इंसिडेंट पे आप रिसर्च करेंगे, तब आप एक अच्छा सवाल कर सकते हैं। जी ऐसे ही। तब आप एक बात कर सकते हैं। जी ऐसे ही। सो आप ये कैसे समझ रहे हैं कि मेरा एक बंदा जो पर डे, मेरा एक काउंटर ऑपरेटर तकरीबन पर डे डिपार्चर पे एक काउंटर ऑपरेटर अपनी एक शिफ्ट में 300 से 350 लोगों की इमिग्रेशन करता है। जी ऐसे। दिस एन एवरेज, कोई 500 भी करते हैं। जी ऐसे। लाहौर एयरपोर्ट से डेली के बेस पे 18 से 20 हज़ार की ट्रैफिक है, तकरीबन 9 से 10 हज़ार लोग इस मुल्क में आ रहे हैं और इतने लोग इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ठीक है। ये डेली एक बंदे का क्लॉक काउंटर है। जी ठीक है। वो ऐसे फैसला नहीं कर रहा। एक्सपीरियंस तो एक चीज़ है उसके पास हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में जो डिपोर्ट हुए हुए लोग हैं, जिन लोगों को वीज़ा स्कैम में पकड़ लिया गया, जिन लोगों को एयरपोर्ट आने से पहले मुख्तलिफ तफ्तीश की लिंकेजेस के जरिए इंटरसेप्ट कर लिया गया, ठीक है, उनकी तफ्तीशें कर ली गई, वो डाटा उसके पास है। ठीक है। बाय सम फॉर्म
कंसोलिडेटेड ट्रेंड्स की सूरत में। ऑनलाइन है ये, मतलब नहीं, मैं उसको बताता हूँ आपको। हमारी एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है, ठीक है, जो कि सेंट्रली हमारे हेडक्वार्टर में ऑपरेट करती है। वो रिस्क असेसमेंट यूनिट जो है, उसमें हम डाटा ऑनलाइन फीड कर रहे होते हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जो हमारे रिपोर्ट होते हैं, जो हमारे इस तरह के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो डाटा रीजन, जैसा मैंने बताया आपको, जिस भी ऑफलोड करते हैं उसके रीजन हम वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। जी ठीक है। ये सारी रीजन जो है मुख्तलिफ टैब्स की सूरत में रिस्क असेसमेंट यूनिट पे एक बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अभी हमारे हेडक्वार्टर्स में, लेकिन अब उसको हम अपने जोनल लेवल पे भी लेके आ रहे हैं कि वहाँ पे भी एक फर्स्ट हैंड हो, सॉरी। तो वो इन चीज़ों को असेस करते हैं, उसकी बेस पे एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें टारगेट एरियाज आइडेंटिफाई किया जाते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है ह्यूमन स्मगलिंग का, किस तरह से लोग क्राइम में इन्वॉल्व होने के लिए जा रहे हैं, कौन से इलाकों से आ रहे हैं, कौन से इलाकों से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप्स के आ रहे हैं, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के आ रहे हैं, किस जेंडर के आ रहे हैं। ओके, ये एक पढ़ी लिखी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होती है, ठीक है, फिगर्स के साथ, एविडेंस बेस्ड होती है। ये रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जब आती है तो इस पे हर शिफ्ट की ना सिर्फ उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग होती है, एयरपोर्ट के अंदर ही उनको सुनाया पढ़ाया जाता है, बल्कि हर शिफ्ट पे आने से पहले एक 5 मिनट्स पेप टॉक होती है जिसमें लोगों को बताया जाता है लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या, उसको वी कीप रिवाइजिंग इट। उसकी बेस पे हमारे लोगों की एक एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको मैं, हमारे एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से एक बंदा अपनी माँ के साथ उम्रे के लिए जाता है, ठीक है, अब मेरा ख्याल है आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, अब एक वालदा साथ हो तो कौन उम्रे के लिए रोकेगा उसको, चला गया यहाँ से। बिल्कुल ठीक, ट्रांजिट कंट्री में अब मुल्कों के नाम लिए जा सकते हैं, बट जी, आई जी। होप सो द सेंटिटी डिमांड कि हम बिल्कुल ठीक है, जितनी हो बात उसको उसमें करें। ट्रांजिट कंट्री में वो बंदा जो है वो अपनी माँ को सऊदी भेज देता है और ख़ुद वहाँ से निकलता है दूसरे वीज़े और टिकट के साथ, और वहाँ के एयरपोर्ट पे वहाँ की हुकाम उसको इंटरसेप्ट कर लेती हैं और वापस भेज देती हैं। आप बताएं कहाँ क्रेडिबिलिटी चलेगी हमारे मजहबी रसूमात की। यानी आप इस चीज़ को दें। अब आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, हम कैसे असेस करते हैं? टूल्स हमें हेल्प करते हैं। बैगर्स वापस आए, इंटरव्यू किए गए, आप उम्रा के लिए जाएंगे, आप एक काम करते हैं, सर्टेन पैकेज होगा, 11 दिन का होगा, 21 दिन का होगा, 30 दिन का होगा, एट बेस्ट दिस इज व्हाट यू वुड गो। क्या अगर ऐसा बंदा आपके पास, ऐसी खातून आ जाती है, इसकी गोद में एक बच्चा है, मैं ये ट्रिक्स शायद बता रहा हूँ लोगों को, बट if this will be adopted by human smugglers, तो we will also inshallah evaluate, doesn't matter, we will come up with some other strategy as well। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, खुदा कैसे करते हैं कि ट्रैप में ना आए इनके। we know the tricks, आप चेंज करेंगे, हम भी इवॉल्व करेंगे। अब एक खातून एक छोटे से बच्चे को पकड़ के आए और कहे जी मैं 3 महीने की उम्र पे जा रही हूँ, और इससे पहले वो उसी साल में 2 उम्रें और भी कर चुकी है और फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना हो उसका। ओके, तो आप क्या असेस करेंगे इससे कि क्या कहाँ जा रही हैं? इट्स नॉट एन उम्र, इट्स समथिंग एल्स। Yes. कि पैसे तो है नहीं आपके पास। फिर हमारे पास डाटा बेस भी बनती जा रही है ऐसे लोगों की जो ऑफलोड होकर वहाँ से आ रहे हैं, उनके नाम हम PCL में डाल के 5-5 साल के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, सो जब एक बंदा वहाँ बैठ के फैसला करता है, अगर मैं आपसे आज बैठ के बात कर रहा हूँ, अभी मुझसे आप ह्यूमन एनाटॉमी पे बात शुरू कर दें तो मैं किसी आपके एक सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा। जी ऐसे ही है। वाई आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन रिलेटेड टू इमिग्रेशन, जी। बिकॉज आई हैव अ डाटा बैंक इन माई माइंड। मेरी हार्ड डिस्क में वो सारी ट्रेनिंग, वो सारा डाटा, वो सारे फिगर्स, वो सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भरा हुआ है, जिससे आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ माई person sitting on a counter evaluate somebody on the risk profile। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, डंकी की बात मैं आखिर में करूँगा। अफगान इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तान से जाते हैं, फिर वहाँ बाहर जाके स्किप हो जाते हैं या निकल जाते हैं, इनको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? इमिग्रेशन जो करने पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जाते हैं, कई उन्होंने बनाए हुए। एक तो हमारे यहाँ ऑफिस में ही है, उनके साथ हुआ कि उन्होंने अपना फैमिली ट्री चेक किया तो उनके अंदर 4 पठान थे उनके फैमिली ट्री में जो नादरा में ऐड हुए थे। उन्होंने निकलवाए कि हम इनको नहीं जानते, ये कौन लोग हैं, ये किस तरह ऐड हुए हैं। इस तरह बहुत सारे लोग इंडक्ट हुए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट में, यहाँ से निकलते हैं और बाहर जाके डंकी लगाते हैं, कुछ और सोर्सेज इख्तियार करते हैं, इलीगल सोर्सेज इख्तियार करते हैं और निकल जाते हैं। इनको आप कैसे रोकेंगे? इनके लिए कुछ मैकेनिज्म बनाया आपने? पहले तो अभी देखें कि बहुत सारे इदारे हैं जो अपने अपने एम्बिट, अपने अपने रोल में जिनको हक, इनको काम करना है, जिनको अपना रोल अदा करना है, और वहाँ कहीं अगर ऐसा बंदा है जो मैलाफाइड इंटेंशन के साथ, वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ को गलत कर रहा है तो वो पकड़ा जाएगा, पॉपअप होगा। ऐसे केसेस जब भी सामने आए तो उसमें पता है आपको, हमारा एक नादरा का एक प्रॉपर एक सेटअप है, हमारा इम्पास का पासपोर्ट सेटअप है, वहाँ पे स्क्रूटनी होती है, वहाँ बच्चे देखे जाते हैं। बहुत सारे केसेस जहाँ सामने आए वहाँ पे लोगों को दे वर टेकन फॉर ग्रांटेड, दे वर टेकन फॉर द टास्क एज वेल। उनको डेफिनेट उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल या लीगल एक्शंस हुए। हमारे सामने अभी तक कोई ऐसा केस लाहौर एयरपोर्ट की हद तक या कोई ऐसा केस नहीं है। चूँकि ये केस कैसे सामने आता है, ये सियालकोट एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं इसमें चलिए जनरली आपको एक जवाब दे देता हूँ, क्योंकि वंस आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माय डिपार्टमेंट FIA, so I can generally tell you about it। एक सिस्टम फिल्ट्रेशन का काम करता है। इस दफ़ा पाकिस्तान से तकरीबन 250 के वैसे केसेस हैं
जिनको फौज डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे पकड़ा गया। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, जी ठीक है। वो फौज डॉक्यूमेंट बना के आते हैं, हमारे इन्हीं काउंटर ऑपरेटर्स ने उनको इंटरसेप्ट किया। वो टोटली फौज डॉक्यूमेंट पे थे, वीज़ा फौज होगा, पासपोर्ट फौज होगा, कोई ऐसा रेजिडेंसी कार्ड फौज होगा, या कोई हम शक्ल की बुनियाद पे अपने भाई के डॉक्यूमेंट पे जाना चाहेगा, इसके डॉक्यूमेंट ठीक होंगे, बंदा गलत होगा। सो इन 250 ऐसे केसेस को पकड़ा गया। आप सोचिए 250 लोग अगर बाहर चले जाते तो कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी हमारे लिए। बिल्कुल थी। अब अगर कोई बंदा ऐसा पाकिस्तान से बाहर जाता है जो यहाँ से निकल गया है, वहाँ जाके फौज डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको हम एक DFDB केस कहते हैं, वहाँ से डिपोर्ट हो जाता है। तो उसकी बेस पर हमारा एनालिसिस काम कर रहा होता है। पहली बात तो ये कि चूंकि अफगान नेशनल की रिपेट्रिएशन इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, जिसमें बहुत सारा काम आपको पता हो रहा है, रिपेट्रिएशन भी हो रही है, बहुत सारी स्क्रूटनी भी हो रही है। सो इन पर्टिकुलर इस पर कमेंट करना शायद मेरा ख्याल है वो शायद गैर जिम्मेदाराना सा होगा। बट अगर उनको हम जनरल कैटेगरी में काउंट करें, हम छोड़ दें कि अफगान शहरी हैं या क्या है, एनीबडी मेड बी अ पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी सिटीजन, मेड बी अ अफगान सिटीजन, अगर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में फौजरी की है, वापस सवाल हो सकता है कि पाकिस्तानी की फौजरी करेगा, वो भी करते हैं। अपनी एजेस को बाहर जाने के लिए ऊपर नीचे लिखवाते हैं। अगर उनकी पहले डिपोर्टेशन हुई है या किसी ऐसे क्राइम में है तो पासपोर्ट फोर्ज करने की कोशिश करेंगे। सो दे ऑल्सो डू इट। एनीबडी हु डज इट, द पॉलिसी इज सेम। इफ दे आर कॉट, स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्शन इज बीन टेकन अगेंस्ट देम। उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होता है, FIR दर्ज होती हैं, उनके एजेंट्स को पकड़ा जाता है। अब पूरी एक चेन, मैंने कहा ना आपको, पैरेलल काम कर रही है। इमिग्रेशन अगर राइट हैंड पे काम कर रहा है तो उसके पैरेलल जो है लेफ्ट पे हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो है वो काम कर रहा है, जो इस तरह की चीज़ों को देख रहा है और उनको पॉप अप करके उनको पहचान रहा है, उनका तारक भी कर रहा है। अच्छा, एक सवाल और, डंकी लगाते हैं लोग, मैं डंकी तो लगा के चले जाते हैं, वो अब उस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। डंकी लगा के चले गए, कोई लीबिया में है, कोई दूसरे मुल्कों में, ऐसे मुल्कों में है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो रुके हुए हैं और उनको वहाँ पर प्रिजनर्स की तरह रखा गया है इन एजेंट्स की तरफ से। फिर यहाँ से पैसे मंगवाते हैं कि पैसे दोगे तो वो वहाँ से आगे ट्रैवल करेगा, फिर कश्तियाँ डूब जाती हैं, वो कहीं बेचारे मर जाते हैं। इनको रेस्क्यू बैक करने के लिए कुछ किया गया, या जिन लोगों के बच्चे चले गए हैं और वो ट्रैप हो चुके हुए हैं कि हमारे बच्चे बाहर हैं, उनको पैसा बार बार मंगवा रहे हैं, उनको वहाँ भेजने के लिए पैसा मंगवा रहे हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए कुछ किया जाएगा? कि अगर वो डरते हैं ना लोग कि हम आएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, किसके पास गए, या जिस एजेंट है वो एजेंट उनको ब्लैकमेल करता है कि ये तुमने बताया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इनको कैसे रेस्क्यू बैक किया जाए और ये लोग किस कॉन्फिडेंस से आपके पास आए? पहले तो बहुत सा क्वेश्चन है आपका, मैं इसमें आपको एक अवेयरनेस देना चाहूँगा लोगों को जो सुन रहे हैं। जी जी। और हो सके तो इस पार्ट को अगर आप शॉर्ट करके भी लोगों तक पहुँचाएं तो मैं बड़ा इस पे आई थिंक इट विल सर्व माय पर्पस। पहली बात तो ये है कि अब नए जो कानून है ट्रैफिकिंग इन पर्सन के, टिप के और स्टॉर्म हमारा है स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, इसमें जो विक्टिम है चाहे वो इनके साथ बेचारा कहीं भी पहुँच गया, उसको इस्तिस्ना हासिल है। सो आपको कोई भी स्मगलर, ट्रैवल एजेंट ये ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि यार तुम आए हो ना यहाँ इलीगल, तो अगर मैं डूबूंगा तुम भी डूबोगे। नहीं, आप नहीं डूबेंगे। यू हैव टू कम अप। FIA अपने कवानीन को सामने रखते हुए, इंटरनेशनल लॉज को सामने रखते हुए आपको एज अ विक्टिम स्टेटस देगा, नंबर 1। गुड। नंबर 2, आपने बात की क्या हो रहा है। हमारी जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, हमारे उनसे लेजॉन होते हैं, हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज से। अभी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आजकल इशू चल रहा है, लोगों को बुला के वहाँ पे हॉस्टेज किया जाता है, या उनसे गलत काम स्कैमिंग के लिए जाते हैं, या वो नहीं उनके टारगेट्स पूरे करते तो उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, या उन्हें कहा जाता है कि इतने बंदे और बुलवा लें आप पाकिस्तान से तो आपको छोड़ देंगे। दिस इज ऑल्सो बीइंग हैपनिंग। वहाँ पे अभी 3 दिन पहले भी वहाँ पे किसी मुल्क में उनकी लोकल लॉ इन्फोर्समेंट ने रेड किया, पाकिस्तानीज़ को रिकवर किया। वो वहाँ पे हम इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स कहते हैं, IDCs वहाँ पे हैं। अभी कुछ लोग वापस आ रहे हैं, 11 लोग पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। वहाँ के हमारी एम्बेसीज जाती हैं, उनको रिलीव करती हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग जो डंकी की पर्पस जाते हैं, कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं, इंटरसेप्ट हो जाते हैं इस्तांबुल में, दाएं बाएं कहीं पे भी, तो फिर उनको हमारे फ़ॉरेन जो हमारे मिशंस हैं वो जाते हैं, उनको इमिग्रेशन सेंटर्स में रखा जाता है और फिर वहाँ से उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाता है। और बहुत सारी चीज़ों में अगर हमारे पास वो खबर आती है, यहाँ से लोकल हमारे जो पेरेंट्स हमें या फैमिलीज अप्रोच करती है, उनको कहा जाता है, वो उनको रेस्क्यू करते हैं। सो देयर इज़ अ मैकेनिज्म हेयर। ठीक है, लोगों को बात का पता ना हो तो उसके लिए FIA इज़ ऑलवेज रेडी टू कम इन फ्रंट एंड टू, मतलब उनके लिए कोऑर्डिनेशन करने को तैयार है। ये तो एक पॉइंट है। कंसर्निंग पॉइंट क्या है? कंसर्निंग पॉइंट ये है कि हमारे लोग फिर भी इस तरह के एजेंट्स को माफ़ कर देते हैं। हम इस तरफ कब आएंगे? हम कब इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि चंद पैसे जिसके ज़रिए वो आप लोगों को इंगेज करके आपसे राजीनामे लिखवा लेते हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ के लिए वो स्टिल क्रिमिनल हैं जिनके बच्चे वहाँ गुमे हुए हैं। लास्ट एक केस था कि एक इस तरह किसी अहम मोरतानिया बोट के इस इंसिडेंट में किसी की बेल थी। आई ऑल्सो प्रेजेंटेड माई सेल्फ इन कोर्ट ऑफ लॉ, और उसकी जब बेल पिटिशन थी उस बंदे की जो कि उनका हेडिंग क्रिमिनल था, उसके सारे पैचअप्स हुए थे। बट फॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम इंटैक्ट कानून का भी है कि उसकी बेल रिजेक्ट हुई, प्रेजेंट हुए, हमने प्लीड किया एंड वी वर ऑनर्ड बाय द हायर जुडिशरी
कि इस चीज़ की सेंसिटिव देखते हुए उसकी बेल रिजेक्ट हुई। सो मकसद मेरा बात करने का ये है कि हम इन लोगों को चंद रुपयों के लिए, मैं बड़ा अपफ्रंट बता रहा हूँ आपको, हम माफ़ करने को भी तैयार बैठे हैं। सो आप ब्लैकमेल ना हो ऐसे लोगों जो से। विक्टिम है उनको माफ़ करने के लिए तैयार है। विक्टिम तो माफ़ है, क्रिमिनल्स को माफ़ करने के लिए तैयार है, यानी जो एक्चुअली एक्यूज्ड हैं हमारे। विक्टिम चले बेचारा हमारा वो है ना जो खुद इस चीज़ का आप मतलब क्रिमिनल को माफ़ करने को क्यों तैयार है? राजीनामा, पैचअप, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स, पैसे दे दिए, दैट्स ऑल। हम तैयार हैं, यानी कि हमसे मुराद जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक जी, जनरल पब्लिक। मैं उसको समझ रहा था कि शायद इदारा माफ़ करने को नॉट तैयार एट ऑल इदारा। बिल्कुल ठीक है। नहीं, इदारा नहीं है। इदारा तो अपने केस पे स्टैंड करेगा। इदारा तो पर मैंने आपको मिसाल दी कि एक बंदे की बेल हमने खारिज कराई हायर ये जुडिशरी बहुत में, अच्छा किया आपने। जिसको सब लोग माफ कर चुके थे बट कानून ने माफ नहीं किया उसको। और हम लोग अपनी चीज़ को छुपाने के लिए किसी को ऐसे माफ़ कर देते हैं। आप ब्लैकमेल अब ना हो, अगर आप विक्टिम हैं तो आप विक्टिम हैं, प्लीज कम ओवर टू अस। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जाते जाते आप ये अब बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ट्रैवल करना है, उन्होंने बाहर जाना है, बहुत सारे सवालात, काफ़ी सारे तो हमने आपसे पूछ लिए, जो दिल में थे हमारे, जो लोगों के दिलों में थे, पूछ लिए। ट्रैवल हमने बाहर करना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं, चीज़ें हैं, लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? डर सिर्फ उसके लिए होता है या उसके लिए होना चाहिए जो कोई गैर कानूनी काम असल में हमें ट्रस्ट नहीं है ना, जिससे हमने लगवाया, हमें पता ही नहीं है कि वो ठीक है कि नहीं ठीक। देखिए, पहली बात तो जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं और जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो तो आई थिंक मेरे और आपसे बेहतर जानते हैं कि अब कई बार हमारी फैमिलीज़ में, मैं शॉर्ट में इसका एक सॉलिड स्टेटमेंट जरूर दूंगा आखिर में। कई बार हमारी फैमिलीज़ के बाद लोग पूछते हैं जी हमारे पास फलां जगह रेजिडेंसी है या क्या क्या ले जाएं, तो वो जो चीज़ें बताते हैं मुझे ही पता नहीं होता, क्योंकि वो उनके उस मुल्क की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन लोगों ने पूरी की होती है। तो उनको एक ही जवाब होता है कि क्या आपने डॉक्यूमेंट पहले ट्रैवल किए? हाँ जी। मैं कहता हूँ ट्रैवल करें। फर्स्ट टाइम को मैं कहता हूँ कि क्या आपकी चीज़ें सारी वैलिड जगहों से हैं, मत घबराएं, ट्रैवल करें। फिर भी अगर शक रह जाता है तो मैंने बताया आपको कि हमने एक कंप्लेंट सेल बनाया जिसका नंबर हमने अपने फेसबुक पेज पे लगा दिया हुआ है। हमने FIA के लोग आ रहे हैं, हम वहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं। फिर भी कोई शक रह जाता है और हम अपने इमिग्रेशन को रोक लेते हैं, तो खुदारा आपको हम रोक रहे हैं, आपकी तस्लील नहीं कर रहे, आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, हम आपको किसी बाहर बड़े स्कैम में फंसने से रोक रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये गलत हुआ, आप ठीक करके आए, हम आपको फिर भेज देंगे आपको। हम बिल्कुल ठीक है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कलंक तो नहीं लग गया ना, हमारा पासपोर्ट खराब? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए, आपको मैंने पहले बताया, आपने खुद जिक्र किया कि एक बंदा जिसको ऑफलोड किया गया वो 2 दिन बाद फ्लाई कर गया। रीजंस को साइड पे करते हैं बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो बाहर तो चला गया ना। रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने कहा आपको कि हम उनको मौका देते हैं। ठीक है। इफ समबडी मिसयूजेस दोस रीजन फॉर समथिंग एल्स, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। जी ठीक है। सो आप, कोई ऐसा नहीं है, आप ट्रेवल कीजिए, आप ना डरिए। ये डर किसी भी लॉ अबाइडर के लिए नहीं है, और अगर ये डर किसी लॉ ब्रेकर के लिए है तो मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा सेटिस्फाइड आदमी और आपसे ज़्यादा मुतमईन आदमी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ वो फिल्टर लगाना है जहाँ पे हमने चंद आटे में नमक से भी कम बराबर लोगों को अपने बाकी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत पे, उनकी रिस्पेक्ट पे, उनके ऑनर पे असरअंदाज नहीं होने देना। सो माय फाइनल मैसेज, इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल आंसर दैट, ट्रैवल कीजिए, डरिए मत। जिस तरह मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ जवाब देने के लिए, मेरा एक ऑफिशियल जो है वो आपके आगे अकाउंटेबल है। इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग वी विल बी अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ यू, बट इफ समबडी ट्राई टू प्ले फाउल विद द रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ एंटायर पाकिस्तान, और वो कोशिश करेगा या वो ऐसी एफर्ट करेगा कि मासूम लोगों को फंसा के उनको नौकरियों का, पैसे का झांसा दे के बाहर ले जाएगा, तो इंशाल्लाह उसके पीछे हम हैं। और ये लड़ाई जो है नेकी बदी की चलती है, अब तक चलती रहेगी। आखिरी सवाल, अगर आपको वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा, लोगों को बहुत सारों को मिलते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ पैसे देते हैं, सारा कुछ करते हैं, हम अपना वीज़ा, उसकी वैलिडिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं अपने किसी डिपार्टमेंट से? क्या करना चाहिए हमें वीज़े के लिए? सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो है, हमारे जो प्रोटेक्टरेट का सिस्टम है, आप कोशिश कीजिए लाइसेंस लोगों के ज़रिए जाइए, लेकिन अगर वहाँ आपको स्लॉट नहीं मिल रही, आप अपने लोगों के ज़रिए मंगाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुबारा नहीं है, खुद चेक कीजिए, पिकअप योर सेल फ़ोन, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपके वाकिफ़ लोग हैं उनसे पूछिए, कम से कम गैर दानिस्ता धोखा मत खाइए। ठीक है। उसके बाद भी कोई फ़िल्टर रह जाता है तो बहुत हायर लेवल पे डिस्कशन हो रही है और इस पर मीटिंग्स हो रही हैं कि पूरा रिकॉर्ड जो है वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री रखे। इस तरह की तमाम जॉब्स का एफर्ट्स हो रही हैं कि उसको सेंट्रलाइज किया जाए ताकि लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके। फिर भी आप इमीडिएट मैयब रेमेडी चाहते हैं तो आप FIA के हेल्पलाइन पर रब्ता कीजिए, आप इमिग्रेशन में हमारे ऑफिस में जहाँ भी हैं एनीवेयर इन द कंट्री आप रब्ता कीजिए। वी आर एक्सेसिबल एज आई एम एक्सेसिबल टू यू। सो इनकन्वीनियंस नहीं होगी?
बेवजह रोका नहीं जाएगा, हरासमेंट नहीं होगी। ओहो, नॉट एट ऑल सर। और अगर हरासमेंट कोई करे तो शिकायत की जाए। शिकायत की जाए, बिल्कुल हरासमेंट नहीं होगी, बिल्कुल आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगी। मैंने आपसे पहले जिक्र किया, वी आर आइंग ऑन कीपिंग KPIs, यानी हम ऐसे KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ऐसे हम लोगों के परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के हम अहदाफ रख रहे हैं कि लोगों को हम अपनी फोर्स से हम ये पूछें कि आपने कितने मिनट में आने वाले बंदे की इमिग्रेशन करके उसको बाहर भेजा और कितने मिनट में यहाँ से जाने वाले को क्लियर किया। बिल्कुल ठीक है। प्रोटोकॉल को कम से कम करते हुए, उसको ख़त्म करते हुए हमारी कोशिश है कि वो प्रोटोकॉल सारे लोगों के लिए। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आपके इर्द गिर्द आपके मीडिया में लोग होंगे, ये बातें बाद में ही पूछिएगा। कोई की हुई बात अगर इस लाहौर एयरपोर्ट के एम्बिट से गलत साबित हुई तो आप एक सोलो पॉडकास्ट कर लीजिएगा इसी एक बात के ऊपर। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।